Hello everyone, I am here with the second chapter of Political Science, class 10th, and the name of the chapter is Federalism. ये जो फेडरलिज्म चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 है और इसका मीन्स होता है संघ या संघवाद। फेडरलिज्म का मीन्स होता है संघवाद। सो इन दिस चैप्टर वी विल read about the federalism, what is the federalism, what is the concept of the federalism. So इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू का मीन्स होता है कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका जो एक इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम देखते हैं. सो इन द प्रीवियस चैप्टर we noted that vertical division of power among different levels of government is one of the major form of power sharing in modern democracies. So पिछले जो चैप्टर्स है उसमें हमने ये देखा था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का जो बंटवारा है वो आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी की एक आम रूप है. इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. It is most commonly referred to as federalism. We begin by describing federalism in general terms. The rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India. Our discussion of the federal constitutional provisions is followed by an analysis of the policies and politics that has strained federalism in practice. Towards the end of the chapter, we turn to the local government, a new and third tier of Indian federalism. So, इस चैप्टर में हम सत्ता के बंटवारे यानी कि जो भी मतलब पावर शेयरिंग है, यानी पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि जो मतलब जो ताकतें होती हैं किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, तो उनका जो बंटवारा है आपस में उस पर हम इसमें विचार करेंगे और इसे ही फेडरलिज्म कहा जाता है. इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है. इसका मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ कि जैसे हमारे कंट्री में यानी इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो पावर है वो शेयर रूप में है. मतलब कि जो शक्तियां हैं किसी भी देश को संचालित करने के लिए, उसका जो काम है उसको कंडक्ट करने के लिए वो बटी हैं. कैसे बटी हैं? जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है और उसके साथ ही पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है. तो ये जो तीनों फॉर्म हैं ये पावर शेयरिंग का ही फॉर्म है कि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग संघ को, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को पावर दिया गया है. सो इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे. संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस चैप्टर में हम संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का भी विश्लेषण करेंगे. और चैप्टर के अंत में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी कि स्थानीय शासन की भी चर्चा करेंगे. सो व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? Okay, let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these powers to the regional governments. Regional governments existed in Belgium even earlier. They had their roles and powers, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. The change that took place in 1993 was that the regional governments were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. Thus, Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. Sri Lanka continues to be
For all practical purposes, a unitary system where the national government has all the powers. Tamil leaders want Sri Lanka to become federal system. So इसमें हम ये देखते हैं कि चूँकि पिछले चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर में हमने बेल्जियम और श्रीलंका में क्या डिफरेंसेस हैं उसको देखा था, और आपको याद भी होगा कि बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रमुख बदलाव किए गए उसमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था, और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को भी दिए गए थे। बेल्जियम में उससे पहले भी से भी प्रांतीय सरकारें थीं, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस ले सकती थी। 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहीं। इस प्रकार बेल्जियम में एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली गई। श्रीलंका में भी हम इस चीज़ को देखते हैं व्यवहारिक रूप में अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। So federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच बट जाती हैं। यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम देखें तो जो संघीय व्यवस्था उसमें 2 स्तर की सरकारें होती हैं। One of the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest. इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। The others are governments at the level of provinces, your states that look after much of the day-to-day administrating of their state. Both these levels of governments enjoy their power independent of the other. और फिर राज्य या प्रांत के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं। You can see this is the map, Belgium and Sri Lanka. You can see. Okay, so in this sense, federations are contrasted with unitary governments. Under the unitary system, either there is only one level of government, or the subunits are subordinate to the central governments. The central governments can pass on orders to the provincial or the local governments, but in a federal system, the central government cannot order the state government to do some things. State government has powers of its own for which it is not answerable to the central government. Both these governments are separately answerable to the people. इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के ठीक उलट है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर के काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती हैं। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को की जवाबदेही देती हैं। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। कुछ हम महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखते हैं फेडरलिज्म की। फर्स्ट, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टियर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन
इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। तो अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। थर्ड, the jurisdictions of the respective levels, your tiers of government are specified in the constitution. So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। फोर्थ वन, the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। फिफ्थ, courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. The highest courts acts as an umpire if dispute arise between different levels of government in the exercise of their respective powers. अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। 6. Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। Yes, 7th. The federal system thus has dual objectives to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. Therefore, two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. Governments at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. So in 7th, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं: आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। The exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another. This balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed. There are two kinds of routes through which federations have been formed. The first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity, they can increase their security. This type of coming together federations include the USA, Switzerland, and Australia. In the first category of federation, all the constituent states usually have equal power and are strong vis-a-vis the federal government. So, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। ये बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि इस संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीके से गठित होती हैं।
पहला तरीका है कि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले देशों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। द सेकेंड रूट इज़ वेयर a large country decided to divide its power between the constituent state and the national government. India, Spain and Belgium are example of this kind of holding together federation. In this second category, the central government tends to be more powerful, vice versa the states. Very often different constituent units of the federation have unequal powers. Some units are granted special powers. संघीय शासन व्यवस्था के गठन का जो दूसरा तरीका है उसमें बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया जाता है और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, इसके एग्जाम्पल्स हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों को केंद्र सरकार से ज़्यादा ताकतवर हुआ करती हैं। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। What makes India a federal country? भारत में संघीय व्यवस्था कैसे है उसको हम देखते हैं। We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. What about a vast country like India? So, with so many languages, religions, and reasons, what are the power sharing arrangement in our country? आपने पहले ही देखा है कि बेल्जियम, श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। तो ये सोचिए कि भारत जैसे इतने बड़े देश में ये काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाएं हैं, धर्म हैं, क्षेत्र के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है? Let us begin with the Constitution. India has emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. So, after independence, several princely states become a part of the country. The Constitution declared India as a union of states. Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principles of federalism. आइए संविधान से शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही दुखद और ब्लडी पार्टीशन के बाद इंडिया को फ्रीडम हासिल हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। Let us go back to the 7 features of federalism mentioned above. We can see that all these features apply to the provisions of the Indian Constitution. The Constitution originally provided for a 2-tier system of government. The Union government, what we call the central government, representing the Union of India and the states governments. Later, a third tier of federalism was added in the form of the panchayat and municipalities. As in the federation, any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. The Constitution clearly provide a threefold distribution of legislative powers between the union government and the state governments. Thus, it contains 3 lists. Okay,
सो देखते हैं कि हमने जो भी ऊपर हमने जो संघीय व्यवस्था के जिन 7 फीचर्स के बारे में बात करी है उसको देख लेते हैं। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकार या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकारें। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ में पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये 3 सूचियाँ इस प्रकार हैं। मीन्स हमारे यहाँ जो आपको पता है कि मतलब जो फेडरलिज़म है, यानी कि इसमें हमारे यहाँ 2 तरह की गवर्नमेंट है। एक तो है हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, यानी केंद्र सरकार कहते हैं, और दूसरी हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, जिस स्टेट में हम रहते हैं उसमें जो हमारी गवर्नमेंट है। तो पूरे जो वर्क हैं, जो पूरे काम हैं, उसको 3 अलग अलग लिस्ट में डिवाइड किया गया है। उस लिस्ट को एक यूनियन लिस्ट होता है, उसके साथ ही साथ आपका एक स्टेट लिस्ट होता है, और जो थर्ड लिस्ट होता है तो उसमें दोनों ही गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही उस पर कानून बना सकती हैं। तो यूनियन लिस्ट में जितनी भी बातें आती हैं उस पर यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट में जितनी भी बातें आती हैं उस पर स्टेट लिस्ट कानून बनाती है। और जो तीसरा जो हमारा लिस्ट आता है उसमें दोनों ही मिलकर के कानून बनाते हैं। लेकिन बाय द वे, अगर इस लिस्ट में अगर किसी बात पे विवाद हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कानून को माना जाता है। सो यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल importance such as defense of the country, foreign affair, banking, communication and currency. They are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. The union government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list. सो ये जो लिस्ट है यूनियन लिस्ट, इसमें नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया। तो इन सब को यूनियन लिस्ट में डाला गया क्योंकि एक तरह का के कानून की ज़रूरत पड़ती है इसमें, और जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो इसको अकेले ही इस लिस्ट पे काम करती है। फिर आता है स्टेट लिस्ट। State list contains subjects of state and local importance such as the police, trade, commerce, agriculture and irrigation. तो इसमें जो स्टेट लिस्ट आता है इसमें आपका पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, इस पे ये कानून बनाते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट्स alone can make laws relating to the subject mentioned in the state list. और स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। थर्ड जो लिस्ट है वो है कंकरेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट है इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें दोनों के ही हिसाब से कानून के बारे में बातें होती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें कानून बनाता है और उसके सब्जेक्ट भी आते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट के भी सब्जेक्ट इसमें आते हैं। वो क्या सब्जेक्ट हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट। इन सारे लिस्ट पे दोनों ही गवर्नमेंट, यूनियन और स्टेट दोनों ही कानून बनाते हैं। इफ़ द लॉ कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। अगर किसी इस सब्जेक्ट के या इस लिस्ट के किसी भी मैटर पे दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है, वाद विवाद होता है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया उसको ही माना जाता है। वॉट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फेल इन एनी ऑफ 3 लिस्ट। और उन सब्जेक्ट के बारे में क्या है कि जो इन तीनों ही लिस्ट में ना हो। जो सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, और जैसे कि सब्जेक्ट जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट।
हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो भी नए सब्जेक्ट आएंगे वो यूनियन गवर्नमेंट के लिस्ट में चले जाएंगे। We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. Thus, all states in the Indian Union do not have identical powers. Some states enjoy special status. Jammu and Kashmir has its own constitution. Many provisions of the Indian constitutions are not applicable to this state without the approval of the state assembly. Indians who are not permanent residents of this state cannot buy land or house here. Similar special provisions exist for some other states of India as well. So, जैसा कि हमने देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। भारत में जम्मू एंड कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता। इस राज्य के स्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ ज़मीन या मकान नहीं खरीद सकता। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस असल में भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए भी कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान किए गए हैं। लेकिन अब आपको पता चल चुका है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेट का जो दर्जा था अब उससे वापस ले लिया गया है। अब वो भारत का उसमें जम्मू एंड कश्मीर जो पहले एक राज्य हुआ करता था अब उसमें 2 केंद्र शासित राज्य यानी कि यूनियन टेरिटरी हमारे बना दिए गए हैं। तो इसकी वजह से अब ये जो स्पेशल स्टेट का दर्जा उसको मिला हुआ था जो वो अब नहीं रहा। अब इंडिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में रहता हो वो वहाँ पे जा सकता है, वहाँ पे बिज़नेस शुरू कर सकता है, वहाँ पे वो रह सकता है, वहाँ की प्रॉपर्टी खरीद सकता है। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप कहीं भी पूरे इंडिया में जा सकते हैं, आ सकते हैं, रह सकते हैं, उसी तरीके से अब जम्मू एंड कश्मीर में भी हो गया है कि वहाँ पे भी अब कोई भी हमारे कंट्री के किसी भी एरिया से वो हम लोग जा सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं। There are some units of the Indian Union which enjoy very little power. These are areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing states. These areas like Chandigarh, your Lakshadweep, your the capital city of Delhi are called union territories. These territories do not have the powers of a state. The central government has special powers in running these areas. भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन पाते हैं। इन्हें किसी भी प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ और लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है यानी यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। This sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. It is not easy to make changes to this power sharing arrangement. The parliament cannot on its own change this arrangement. सो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे के बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था को बदल नहीं सकती है। Any change to it has to be first passed by both the houses of parliament with at least 2/3 majority. Then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states.
ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures. In case of any dispute about the division of powers, the High Courts and the Supreme Court make a decision. संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। The union and state governments have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए ज़रूरी राजस्व के संबंध में केंद्र और सरकार राज्य सरकारों को कर लगाने के संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। Okay. How is फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? यहाँ पे हम देखते हैं कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not significant. संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। The real success of federalism in India can be attributed of the nature of democratic politics in our country. This ensures that the spirit of federalism, respect for diversity, and desire for living together become shared ideals of our country. भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के आदर्श साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। Let us look at the some of the major ways in which this happened. तो आइए देखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जिससे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया है। सो लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी भाषाई राज्य। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वॉज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। If you look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of the 2017, you will be surprised by the extent of the changes. भारत में 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर के सन 2017 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलाव को देखकर एक बार आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। Many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries and name of the states have been changed. अनेक पुराने जो स्टेट हैं वो गायब हो गए और नए स्टेट बन गए। कई स्टेट्स की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state.
नए राज्यों को बनाने के लिए 1947 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन culture, ethnicity, your geography. These include states like Nagaland, Uttarakhंड एंड झारखंड। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल और जातीयता, इथनिसिटी का मतलब होता है जातीयता के आधार पर किया गया कि विभिन्नता को रेखांकित करने के लिए और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। When the demand for the formation of states on the basis of the language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. The central government resisted linguistic states for some time. जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था। बट द एक्सपीरियंस has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. It has also made administration easier. पर हमारा अनुभव ये बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। लैंग्वेज पॉलिसी यानी कि भाषा नीति। A second test for Indian Federation is the language policy. Our constitution did not give the status of national language to any one language. Hindi was identified as the official language, but Hindi is the mother tongue of only about 40% of the Indians. भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है। Therefore, there were many safeguards to protect other languages. Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled languages by the Constitution. A candidate in an examination conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these languages. इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा और भी 21 लैंग्वेजेस को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। States to have their own official languages. Much of the government work takes place in the official language of the concerned state. राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a various cautious attitude in spreading the use of Hindi. According to the Constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 के बाद बंद हो जाना चाहिए था। However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. In Tamil Nadu, this movement took a violent form. The central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purposes. पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। मेनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सोल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषा अभिजन को लाभ पहुंचेगा। प्रमोशन ऑफ हिंदी
continues to be the official policy of the Government of India. Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on states where people speak a different language. The flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself in. राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं कि केंद्र सरकार उन सभी राज्यों पर हिंदी को थोप सकती है जहां लोग और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। सेंट्रल स्टेट्स रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। Restructuring the central state relation is one more way in which federalism has been strained in practice. How the constitutional arrangement for sharing power work in really depends at a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangement. केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का ये उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविक रूप में कैसा रूप लेगी, ये ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम the same party ruled both at the center and in most of the states. This meant that the state government did not exercise their rights as autonomous federal units. As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the state. काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश करी। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties. This undermined the spirit of federalism. उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। All this changed significantly after 1990s. This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. This was also the beginning of the era of the coalition government at the center. 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यह दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. चूँकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की एक नई संस्कृति पनपी। दिस ट्रेंड्स वॉज supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state governments in an arbitrary manner. इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the Constitution came into force. इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है।
डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, भारत में विकेंद्रीकरण। We noted above that federal governments have two or more tiers of governments. We have so far discussed the two tiers of government in our country, but a vast country like India cannot be run only through these two tiers. States in India are as large as independent country of Europe. अभी हमने पढ़ा कि संघीय सरकारें दो या अधिक स्तरों वाली होती हैं। हमने अपने देश में दो स्तरों वाली सरकार की चर्चा की, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। In term of population, Uttar Pradesh is bigger than Russia. Maharashtra is about as big as Germany. Many of these states are internally very diverse. There is thus a need for power sharing within these states. Federal power sharing in India needs another tier of government below that of the state government. जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधता से भरे। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की ज़रूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की ज़रूरत है। इसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय सरकार स्तर की सरकार के नीचे हो। दिस इज़ द रेशनल फॉर decentralization of power, thus resulted a third tier of government called local government. When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. People have better knowledge of problems in their localities. भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यह तर्क दिया गया कि इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकारों का संघीय ढांचा सामने आए, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा गया। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज़ on where to spend money and how to manage things more efficiently. Besides, at the local levels, it is possible for the people to directly participate in the decision making. This helps to inculcate a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self-government. अनेक मुद्दे और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्या बहुत अच्छे से पता होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से प्रयोग किस तरह किया जाए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भारत की भागीदारी की आदत पड़ जाती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। The need for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of the villages and towns. विकेंद्रीकरण की ज़रूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कोशिशें की गई। पंचायत इन villages and municipalities in urban areas were set up in all the states, but these were directly under the control of the state governments. Elections to these local governments were not held regularly. Local governments did not have any powers to resources of their own. Thus, there was very little decentralization in effective terms. सभी राज्यों के गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था न संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। A major step towards decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। Now it is constitutionally
मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट्स बॉडीज़। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज़ एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों के लिए जो सीटें हैं वो रिजर्व्ड हैं। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। कम से कम 1/3 पोजीशन महिलाओं के लिए भी आरक्षित हैं। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन सच स्टेट ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। The state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। Rural local government is popularly known by the name Panchayati Raj. Each village or a group of village in some states has a Gram Panchayat. This is a council consisting of several ward members, often called Panch, and a president or Sarpanch. गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग करते हैं, इलेक्शन के थ्रू, मतदान के थ्रू। It is the decision making body for the entire village. The panchayat works under the overall supervision of the Gram Sabha. All the voters in the village are its members. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the Gram Panchayat and to review the performance of the Gram Panchayat. इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोगों मतदान के द्वारा करते हैं। ये पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देख रेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। The local government structure goes right up to the district level. A few gram panchayats are grouped together to form what is usually called a panchayat samiti, your block, your mandal. The members of this representative body are elected by the panchayat member in this area. स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक होता है। कई ग्राम पंचायतों को मिलकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर constitute the जिला परिषद. Most members of the जिला परिषद are elected. किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर. जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर के संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं. जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद. जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है. Similarly, local government bodies exist from urban areas as well. Municipalities are set up in towns. Big cities are constituted into municipal corporation. Both municipalities and municipal corporation are controlled by elected bodies consisting of people's representatives. इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं. शहरों में नगर पालिका होती है. बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है. नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं. म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी. इन अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज़ कॉल्ड द मेयर.
नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहा जाता है। This new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. There are now about 30 lakh elected representatives in the panchayat and municipalities, etc. all over the country. स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। The member is bigger than the population of many countries in the world. Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। It has also increased women's representation and voice in our democracy. At the same time, there are many difficulties. While elections are held regularly and enthusiastically, Gram Sabha are not held regularly. इससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया गया है। इसके बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। Most states governments had not transferred significant powers to the local governments, nor have they given adequate resources. We are thus still a long way from realizing the ideal of self government. अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वायत्त शासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं। थैंक यू।